वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व्ड हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही होता है। अभी जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, आपको बोर्ड्स में क्या करना है, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होते हैं ना, उसमें इसको सॉल्व कर लेना है और पेपर ना देखें, इसको सॉल्व करें क्योंकि ये टफ हो जाता है। और सबसे पहले आपने जब 15 मिनट मिले तो फटाफट इसको पढ़ लिया, ठीक है, दिमाग में मार्क कर लिया अपना। फिर लास्ट से लिटरेचर सेक्शन से या फिर राइटिंग सेक्शन से अपने पेपर को स्टार्ट करें। इससे स्टार्ट ना करें, ये बिल्कुल लास्ट में करें, जो पैराग्राफ वाला पोर्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि कई बार इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ये तो हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं ना, तो हमें इसलिए आता भी है। ये सारी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है। इंग्लिश का पेपर इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, जो पैसेज है और हमें क्या करना होता है, देखो हमें फेसबुक समझ में आ गया कि ठीक है, फेसबुक से रिलेटेड कुछ होगा, फ्रेंडशिप वगैरह से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर यंगस्टर्स रिएक्शन टू पोस्ट ही मेड इन द पास्ट। तो एक बच्चे के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि पास्ट में उसने कोई पोस्ट जो है शेयर करी होगी। अब उसका अब का रिएक्शन उससे रिलेटेड क्या है। तो a youngster quit Facebook in December after spending over 3 years on the social networking site. With that one act, he bid a silent adieu to more than 300 contacts that he had added to his account during the period. तो एक बच्चे ने 3 साल तक चलाया अपना फेसबुक अकाउंट और फिर उसके बाद बंद कर दिया, और लगभग 300 उसके कॉन्टैक्ट थे फेसबुक पे। Like almost everyone from his friends circle, the 20-year-old was a regular on the service, visiting it every day to post photos and status updates. But last week, a new feature on Facebook called Timeline forced him to reconsider the pros and cons of being on the networking site. यानी कि पिछले हफ्ते एक टाइमलाइन करके बना दिया फेसबुक ने, कुछ नया फीचर डाल दिया फेसबुक पे और देखा कि आपने क्या 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 पोस्ट किया है। तो बच्चे को थोड़ा सा ना शर्म सी आई, पता नहीं क्यों। आप देखते हैं। Everyone has some skeletons in their closet and I'm just not comfortable with Facebook digging up and displaying all the facets of my life on a bulletin board, says this youngster who joined the network in July 2007 while he was in class 11th. तो क्लास 11th में था तो उसने सोचा ज्वाइन कर लिया, रोज़ के रोज़ फोटोज़ अपलोड करना। बट फिर फेसबुक ने उसका पूरा बना दिया कि होता है ना रिव्यू इन ईयर और इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह। बट उसको लगा कि यार ये तो मतलब सही सा नहीं है, कुछ उसको अच्छा नहीं लगा एक टाइम के बाद। फिर Facebook UC had compressed the time he spent on the site and arranged it in a chronological order, कि कितना टाइम उसने इस साइट पर स्पेंड किया है और उसको टाइम के हिसाब से, मतलब सपोज करो एक दिन में 1 घंटे करे और फिर बिल्कुल कि ये आपने किया पूरा, उसने डिटेल से फेसबुक ने बता दिया उसको। While he initially liked the new neatly organized scrapbook like feature, he wasn't happy to reveal posts from past that until recently were hidden under layers and layers of recent updates. Just clicking on the date on the timeline could transport his friends back in time and enable them to view every embarrassing comment, link और photo he had posted on his profile. तो उसने जो भी कुछ किया था, चाहे कमेंट हो चाहे कुछ भी हो, फोटो हो, वो कोई भी किसी भी टाइम आराम से देख सकता था। I think it's a recipe for disaster, he says. In 2007, I had some wall posts which seemed appropriate at the time, but now, after a lapse of 4 years, I have moved on and don't want them to be openly displayed for all to see. तो कहता था 2007 में मैंने कुछ पोस्ट किया था, पहले मुझे सही लगा था, बट अब 4 साल बाद मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती और मैं नहीं चाहता कि सब उसको देखें। He is not alone. While some have privacy concern, other feels that site meant to bring them closer to their friends actually does the opposite. It reduces their friendship to some superficial. तो प्रिवेसी कंसर्न तो होते हैं, आप जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो ऐसे पूरी दुनिया को दिख रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम है ही। बट साथ साथ लोगों को पहले लगता था कि फ्रेंडशिप बढ़ेगी, बट वो तो सिर्फ एक सुपरफिशियल, एक ऑनलाइन सी फ्रेंडशिप हो गई है, रियल फ्रेंडशिप बची ही नहीं है। पोकिंग एंड लाइकिंग आर नॉट इनफ टू कीप फ्रेंडशिप गोइंग, सेज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो पोक करना, लाइक करना, ये सिर्फ फ्रेंडशिप रखने के लिए काफ़ी नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था कि जो यंगस्टर का रिएक्शन था अपनी पास्ट वाली पोस्ट पर, वो एम्बैरेस्ड था अपनी उस पोस्ट से। Based on your reading of the text, list any 2 disadvantages of the social media site Facebook. तो डिसएडवांटेज तो देखो बहुत सारे हैं कि भाई आपको बहुत सारे एम्बैरेसिंग मूवमेंट अपने पास्ट के रिवील हो जाते हैं और पीपल रियली एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। और जैसे कि जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि पोक्स और लाइक्स से कुछ नहीं होता है और जो रियल फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ से आप लोग ये आंसर देख सकते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। बिडिंग अल्यू, बिडिंग अड्यू, बिडिंग अड्यू का मतलब होता है कि भाई से गुड बाय, बाय बाय बोल देना। नेक्स्ट है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट। प्रोज एंड डिजास्टर, ठीक है, तो इसमें से प्रोज एंड कॉन्स होता है एक्चुअली। सुपरफिशियल एंड रियल, ये बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि रियल सच्चाई होती है और सुपरफिशियल जो सच ना हो। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फीचर ऑफ टाइमलाइन टेक्स अवे अ पर्सन्स क्या प्रिवेसी, क्योंकि क्लिकिंग ऑन द डेट, उस डेट पे अगर आप लोग क्लिक कर दोगे ना, ठीक है टाइमलाइन है, फिर अगर आप उस डेट पे क्लिक कर दोगे तो पूरी की पूरी प्रिवेसी चली जाएगी, उस इंसान की सब कुछ पता लग जाएगा। वाई डिड द यंगस्टर चेंज हिज माइंड लेटर रिगार्डिंग स्टेइंग ऑन फेसबुक। बाद में उसने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि भाई नहीं, सही नहीं है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि हैविंग क्विट फेसबुक 3 years ago, शी प्रेफर्स मीटिंग हर रियल फ्रेंड्स। बिजनेस एनालिस्ट बोलती है, फ्रेंड्स फेस टू फेस इंस्टेड ऑफ रीडिंग देयर ट्राइट पोस्ट ऑनलाइन। ऑन फेसबुक पीपल हाइप everyday issues including what they are, what they went on a daily basis, where they went on a daily basis, says this analyst who continues to use Twitter। तो ये ट्विटर कंटिन्यूअली यूज़ करते हैं, वो कहते हैं लोग फेसबुक पे और अब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेक सी लाइफ दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट एक्चुअली लाइफ में सबके में प्रॉब्लम्स होती हैं। Facebook has become a time sink and it could not justify the time I spent on it. He says, I spend more time calling up friends and relatives over the phone now. I also go out and meet people whenever possible and have a good offline life. तो offline life का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I do not regret the change today. Facebook had 800 million users, of which 37 million are Indians. The site has become an online identity for most, and many of those who decided to quit cannot overcome the withdrawal symptoms and return. काफ़ी लोग क्विट कर देते हैं बट फिर दोबारा से पहुंच जाते हैं उसी साइट पर। फेसबुक फुली अवेयर ऑफ दिस एडिक्टिव पावर्स facilitate this return by allowing users to deactivate their account but continue to store information on its server so that they can return from their break whenever they wish। तो वो कहते हैं ना कि वो डिलीट नहीं करवाता है, वो क्या कहता है कि आप डीएक्टिवेट कर दो ताकि आप कभी भी आप वापस आओगे तो आपको फिर से सब कुछ मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल सा था ना ये पैसेज। अब आगे देखो आता है वाई द यंगस्टर चेंज हिज माइंड लेटर रिगार्डिंग स्टेइंग ऑन फेसबुक। तो देखो इसमें आंसर यहाँ से आ जाता है, द यंगस्टर चेंज हिज माइंड लेटर बिकॉज ही रियलाइज दैट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और पोस्टर, मतलब उसको आज वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगी जो 4 साल पहले उसने शेयर की थी, वो नहीं चाहता कि सब लोग उसको देखें। अब नेक्स्ट आता है पैसेज 7, द ऑथर सेज अलाउइंग यूजर्स टू डीएक्टिवेट द अकाउंट बट कंटिन्यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ऐसा रीज़न क्या है, ताकि भाई मतलब एडिक्टिव है ना, लोग वापस आएंगे इसलिए वो डीएक्टिवेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई हम सर्वर सेव रखेंगे तो लोग वापस आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट जो पैसेज है ये हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ना हम लोग ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन में देखो इसमें बोला गया है कि एनी 10 आपको कोई से भी करने हैं, ठीक है, तो कोई से भी 10 करने हैं। तो देखते हैं हम लोग आंसर इसका। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो फिलअप्स में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। टूरिस्ट आर वांट दैट दे डैश बी फाइंड इफ दे टीज एनिमल्स, तो दे विल बी फाइंड है ना, तो उनको फाइन लगेगा अगर उनको मतलब वो जानवरों को चढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स से फिर से, माई फैमिली हैव बीन लिविंग इन द विलेज सिंस मैनी ईयर्स, तो कई सालों से मेरी फैमिली गाँव में रहती आ रही है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो वी प्लेड टेनिस फॉर आवर स्कूल सेड सपना, तो सपना सेड है ना, इनडायरेक्ट है ना, तो सपना सेड दैट दे हैव प्लेड टेनिस फॉर देयर स्कूल। अब एरर है, एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखो द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय क्लाइंट्स, तो एम्ड तो एम्स है ना, फ्रीक्वेंटली है क्योंकि लगातार चलती जा रही है। इसमें बताना है कि एरर क्या है। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट स्टैंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, तो स्टैंड की जगह स्टैंड्स आ जाएगा। माई मदर often says to me honesty is the best policy,
तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आपको रिपोर्टेड स्पीच में देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि भाई मेरी जो मदर है, माई मदर अफन टेल्स मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो सिंपल सा, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है तो एक फ्रेज, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, तो सिंपल सा आप ये लिखेंगे माई मदर अफन टेल्स मी। नेक्स्ट है, फिर वही नरेशन के हिसाब से आपको करना है, द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रीचर्स। तो इसका आंसर जो इसमें फिल आएगा वो आएगा फीलिंग, लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल। फिर से एरर करेक्शन है, इसमें हम लोगों को करना है, बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज़ अ लेंदी क्रिएटिव प्रोसेस। तो सक्सेसफुल फिल्म ना, सक्सेस फिल्म क्या होता है, एक सक्सेसफुल जो फिल्म होती है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव लेंदी प्रोसेस होता है। ये हो गया। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। तो इसमें होगा डैश एजुकेटेड मैन कैन टीच मैनी, तो एन एजुकेटेड मैन। कन्वर्जेशन को करेक्टली आपको करना है, इसमें शिल्पा, कैन आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो जया, श्योर यू कैन बट व्हेन यू विल रिटर्न इट। तो शिल्पा आस्क्ड जया इफ़ शी कुड बोरो हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, इफ़ शी कुड बोरो, ठीक है, हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। अब नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को फिल करना है। तो इसमें आएगा, वी डैश बोरो मनी एज देयर वॉज लैक ऑफ फंड। तो हमें करनी पड़ेगी मनी बोरो, तो हैड टू, ठीक हो गया, तो हैड टू आ जाएगा यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी हैव डैश मनी राइट नाउ, वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। वी हैव मतलब कम है तो लिटिल। राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है, देखते हैं क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। लेटर टू एडिटर है एक तो, कि लेटर टू एडिटर आपको लिखना है, और दूसरा लेटर टू मैसूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो देखो, आशा अमन है आप, या फिर आप ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में रहते हैं पुणे में। राइजिंग प्राइसेस जो है डेली कमोडिटीज़ के, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। तो आपको एडिटर को लेटर लिखना है कि भाई जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई की वजह से, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो अथॉरिटीज़ हैं सरकार इस तरफ ध्यान दे। तो एक तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं कि आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आपको मैसूर म्यूज़िक एसोसिएशन को जो है इंस्ट्रूमेंट के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए लेटर लिखना है। तो ये आपका प्लेस ऑर्डर वाला लेटर हो गया। तो दोनों के हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले लेटर टू एडिटर जो है, इसमें हम देखेंगे फॉर्मेट जो होता है वो आपका 1.5 मार्क्स का होता है, कंटेंट आपका 2 मार्क्स का होता है, फ्लुएंसी आपकी 1.5 मार्क्स की होती है। तो यानी कि अगर आप लोग फॉर्मेट भी ठीक लिखाएंगे ना, थोड़ा बहुत कंटेंट लिखाएंगे, थोड़ी बहुत फ्लुएंसी होगी, तो आपको 3-3.5 नंबर, 3 नंबर तो ईजिली मिल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट तो याद होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स पुणे, ठीक है, आपको एड्रेस उसमें दिया गया था क्वेश्चन में। फिर आप लिखेंगे डेट एक लाइन छोड़ करके, फिर द एडिटर जो भी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सर मैम आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके फॉर्मेट का एक पार्ट यहाँ से आ गया है। अब सब्जेक्ट है द राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़, यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट भी आपका फॉर्मेट का पार्ट होता है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, ये भी आप लोग लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइजेज ऑफ डेली कमोडिटीज़। द प्राइजेज ऑफ डेली आइटम्स लाइक राइस और ये सब चीज़ें जो हैं वो स्काई रॉकेट हो रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कॉमन मैन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। It has also become quite difficult to meet her daily needs. It has put an extra burden on his pockets. His pocket become almost empty before the end of the month. तो मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है और जेब पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है। होर्डर्स मतलब होता है जो सामान को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स एंड द रिटेलर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन एनहेंसिंग द प्राइजेज ऑफ डेली कमोडिटीज़। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर लेते हैं उनकी वजह से भी ये प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दे क्रिएट स्कार्सिटी नोइंगली बाय होर्डिंग द स्टॉक्स ऑफ सम such commodities, the people's earning is less in proportion to their expenditure। क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही है, लोगों की अर्निंग इतनी नहीं है जितने खर्चे हो रहे हैं।
द लोअर एंड द मिडिल क्लास जो है वो मेन विक्टिम बन रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्टर्न एक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लें ऐसे लोगों के खिलाफ जो जमाखोरी कर रहे हैं या फिर गलत तरीके से चीज़ों के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक इफेक्टिव मेजर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डेली नीड्स सो दैट कॉमन मैन कुड टेक अ साई ऑफ रिलीफ। तो भाई गवर्नमेंट को भी स्टेप लेनी चाहिए ताकि चीज़ों के दाम थोड़े कम हो और जो आम आदमी है वो थोड़ा चैन की सांस ले सके। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम, फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दूसरा था आपका फॉर्मेट, आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैं ज़्यादा बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ना ये फॉर्मेट्स बिल्कुल अच्छे से करके जाइए। प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर डेट लिखेंगे, फिर आप किस डिपार्टमेंट के हैं, फिर डियर सर, सब्जेक्ट, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आर स्कूल मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। और लिस्ट आप लोग दे देंगे, ठीक है, लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है, या एकदम आप बनाएंगे कि तबले आपको 3 चाहिए, गिटार हैं, ड्रम इतने, हारमोनियम इतने, कैशियो इतने, और फिर आप लिख देंगे काइंडली सेंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन 15 days। तो ये आप अगले पेज पे लिखेंगे ये वाली चीज़। उससे पहले आप बताएंगे कि कितना कितना कंसेशन चाहिए, पेमेंट कैसे देंगे, और फिर उसके बाद नीचे लिस्ट ऑफ आइटम्स आप लोग बताने वाले हैं। तो ये ना प्लेसिंग एन ऑर्डर वाले बड़े बढ़िया रहते हैं, टेबल वेबल सा बनता है ना, तो टीचर ना ज़्यादा मार्क्स दे देते हैं। तो आप ट्राई करें कि यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करें। द प्राइस कोटेशन सबमिटेड बाय आवर एजेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड and the institutional discount of 10% offered by you has been accepted. I am sure proper packing of the instrument will be taken care of, and the responsibility of any damage caused during transportation shall rest with you. तो भाई कोई डैमेज वैमेज ना हो, सेटिस्फैक्टरीली आप लोग पहुँचा दे, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर उसके बाद थैंकफुली, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम, हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग ना, ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ना अच्छे से ना बिल्कुल उसको सीख जाना चाहिए कि किस तरीके से ना एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होती है, क्योंकि आना तो है ही एग्जाम में। आप देखो, ध्यान से देखो कि क्या गिवन है। अब इसमें आपको बोला गया है, यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ टाइगर्स जो है ना वो कम हो रहे हैं दुनिया में। गिवन बिलो एक डेटा है, वो रिवील करता है कि रॉयल बंगाल टाइगर अलग अलग देशों में कितने हैं। तो आपको ना एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग करनी है। अब एक आपको देखो एक टेबल दे रखी है कि बांग्लादेश में कम से कम इतने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतने होंगे, इंडिया में इतने होंगे। अब हमें एक चीज़ और दिख गई कि सबसे ज़्यादा तो इंडिया में है टाइगर, और सबसे कम हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग किस में दिख रहे हैं, चाइना में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंसर्न क्या है, आप इसका हेडिंग क्या बनाओगे? हेडिंग बनेगा डिक्रीजिंग पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। अब आप टाइगर के बारे में बताएंगे कि टाइगर एक यूनिक एनिमल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी में। हर एक प्लांट, हर एक एनिमल इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहा होता है। ये हम बताएंगे कि टॉप प्रेडेटर है एपेक्स फूड चेन में, है ना। थोड़ी थोड़ी सी बातें आप कुछ कुछ लिखेंगे। फिर आप डेटा रिवील करते हैं, फिर आप डेटा पे भी आ जाएंगे, क्योंकि एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग का ये मतलब है जो आपको डेटा दिया हुआ है ना, उस डेटा को यूज़ करके कुछ ना कुछ लिखेंगे। अब आप लिखेंगे, पहले आपने थोड़ा बहुत टाइगर के बारे में लिख दिया। अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा बांग्लादेश में मिनिमम नंबर ऑफ टाइगर 300 हैं और मैक्सिमम 460 हैं। भूटान में इतने हैं, चाइना में मिनिमम इतने हैं, मैक्सिमम इतने हैं, इंडिया में मिनिमम इतने हैं, मैक्सिमम इतने हैं, और वेयर, ठीक है, ये हो गया। तो जितने जितने हैं ना सबका आप लोगों ने लिख दिया। तो इस एंटायर डाटा से हम ये सम अप कर सकते हैं कि इंडिया में मैक्सिमम है और चाइना में मिनिमम है। एज टाइगर आर अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि उसके इनिशिएटिव की वजह से इंडिया में टाइगर्स बढ़े हैं और 4 साल पे टाइगर की रिपोर्ट भी आती है। तो ये आप लोग एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है, स्कूल अथॉरिटीज़ एंड पेरेंट्स have realized the benefits of encouraging their children to play and participate in sports. The age-old myth that academic excellence is the only foundation for successful career has been replaced. Write a paragraph in not more than 120 words analyzing the given information. ठीक है, एकेडमिक एक्सीलेंस मतलब पढ़ाई लिखाई ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी जो है अच्छा होना चाहिए। तो परसेंटेज गिवन है कि स्पोर्ट्स खेलने का फ़ायदा क्या क्या आपको हो सकता है। तो फिज़िकल फिटनेस होती है 80% लोग मतलब
80% आप बेनिफिट मान सकते हैं। और एक नया करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, डिसिप्लिन बनता है लाइफ में, सोशल स्किल इंप्रूव होती हैं, स्ट्रेस भी खेलने से कम होता है। तो अब आप किस तरीके से लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो एब्सोल्युटली स्कूल्स और पेरेंट्स को ये रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करके नहीं काम चलेगा, आपको आगे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स में भी एंगेज होने की ज़रूरत है, और आप स्पोर्ट्स को भी बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। तो ग्राफ जो है कोरिलेशन दिखाता है कि स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन, मतलब बच्चा अगर पढ़ भी रहा है साथ साथ स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उसकी फ़िज़िकल फिटनेस कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, उसके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसको स्ट्रेस कम होता है, डिसिप्लिन बढ़ता है लाइफ में, और उसको मतलब नेटवर्क उसका बनता है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के फ़ायदे बेसिकली हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा, ये एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग हो गया, और हमारा इससे पहले हो गया था जो लेटर टू एडिटर वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग तो मतलब आपके लिए पास काफ़ी सारा कंटेंट तो पहले से ही होता है लिखने के लिए देख करके। अब आता है हमारा जो लिटरेचर सेक्शन है, इसमें है जो बुद्धा वाला चैप्टर है, उससे है बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ। मॉर्टल्स का मतलब होता है हम सब मॉर्टल्स हैं। मॉर्टल्स का मतलब है जो जन्मा है एक दिन एक दिन ख़त्म हो जाएगा, वो होता है मॉर्टल। तो द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड combined with pain, for there is not many means by which those have been born can avoid dying after reaching the old age. There is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. पके हुए जो फल होते हैं वो तो जल्दी गिरते हैं, ठीक है। ये वाला अपना क्वेश्चन है। तो व्हाट हैपन्स आफ्टर ओल्ड एज, तो डेथ होती है ओल्ड एज के बाद। व्हाट डज बुद्धा सी अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में तो बुद्धा क्या ही कहते हैं कि लाइफ तो बस चल ही रही है, और हम लोगों को पर्सनल लॉसेस लाइफ के पार्ट हैं, हम लोगों को फेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छे से। आवर लाइफ इज़ ब्रीफ एंड कैन नॉट बी कट शॉर्ट एट एनी इंस्टेंट, देयरफॉर वी मस्ट कल्टिवेट डिटैचमेंट। नेक्स्ट आ गया व्हाट डज बुद्धा सी अबाउट लाइफ, कि भाई कभी भी ख़त्म हो सकती है, डिटैचमेंट कर लो और खुश रहो, बस ट्राई करोगे खुश रहो, बट दुनिया तो दुख से भरी हुई है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, द फॉलिंग ऑफ रिपन ट्री एंड द ब्रेकिंग ऑफ द अर्दन वेसल। क्या इनविंसिबिलिटी, मतलब डेथ से कोई पार नहीं पा सकता। ह्यूमन बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि हम लोग मॉर्टल हैं, मरणशील हैं। अब ये है अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन एंड विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। मिसेस हॉ द लैंड लॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड her, my reason for coming lipping is a desire for solitude and I did not wish to be disturbed in my work। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट वाली है स्टोरी वो है। तो इसमें आप लोग यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं कि भाई जो रेडी हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। रेडी जो शब्द है उसका क्या मतलब है, तो ग्रिफिन जो है वो बात करने को राजी ही नहीं था, है ना, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे रेडी सप्लाई ऑफ फूड एट होटल, मतलब खाना वाना उसको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। अब ये देखिए आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू इग्नोर ग्रिफिन्स रूडनेस एंड वियर्ड बिहेवियर। तो वो ख़राब बिहेवियर और सब कुछ क्यों, मतलब राजी क्यों थी, क्योंकि अच्छा रेंट दिया था, एडवांस में दिया था, और ग्रिफिन जो है वो अजीब सा साइंटिस्ट था, वो अजीब ही था, तो खा के छोड़ो भाई, क्या ही करना है। नेक्स्ट है अराइवल का एग्जिट होता है कंपनी का सॉलिट्यूड। क्यों, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले होना, अपोजिट बताने थे ना। इसमें नेक्स्ट है स्ट्रेंजर्स अराइवल। वाई डिड पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स अराइवल, लोगों ने बात करनी क्यों शुरू कर दी थी, तो भाई क्योंकि वो अजीब से कपड़े पहनता था, है ना, और वो ज़्यादातर चुप रहता था। तो ये हो गया। अब फिर से एक्सट्रैक्ट है और उससे आपको आंसर देने हैं। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declare that he had found to text to prove that only God might। तो इसका क्या मतलब है, yesternight is a word made up of combination of two word। तो इसमें वो कौन कौन से अपने वर्ड हैं, इसमें आ जाएगा येस्टर और नाइट। तो येस्टर मतलब देखो जो पुराना दिन है,
है ना, और डे के लिए यूज़ हुआ है, और नाइट का मतलब होता है जो पहले बाहर की तरफ चला गया है, राइट। तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट और 5। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्लीट द सेंटेंस द अबव स्ट्रेंजा, जो इससे ऊपर वाला स्टेंजा है हमारा, इसका ये वाला हो जाएगा 2 और 6, सॉरी मून की बात करी जा रही है ना, नाइट की बात करी येस्टरडे, तो फिर मंथ की बात करी जा रही है, तो 2 और 6 हो जाएगा, सॉरी 1 और 5 नहीं होगा इसमें, 2 और 6 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें हमारा वो आ रहा है किस आइडिया को डिफाई करता है, तो इसमें ये बताता है कि भाई जो एक्सटर्नल ब्यूटी है ना वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें बदलती हैं। अब इसमें है चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पर्सन हु करेक्टली रोट अ कोट बेस्ट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन स्टेंजा। तो जो सेंट्रल आइडिया है इसका गिवन स्टेंजा का वो कौन अच्छे से बता रहा है। तो हरप्रीत बोल रहा है यू कैन नेवर मीट द पोटेंशियल अंटिल यू ट्रूली लर्न टू लव योर सेल्फ। जोल बोल रहा है गॉड लव्स यू अनकंडीशनली और एज यू आर एंड नॉट एज यू शुड बी, तो यही हो जाएगा। इसके बाद है डिस्प्लेज लाइकली इमेज मैन इन द एक्सट्रैक्ट, तो ये कोई बूढ़ा सा मैन होगा, है ना, बाइबल भगवान के बारे में जो बात कर रहा है ऑब्वियसली, लास्ट वाले तो डॉक्टर हैं। अब और वाला है, आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि अब ये वाले देख लेते हैं हम लोग कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो सिंबॉलिज्म है उसकी पोएम में फायर और जो आइस है उसमें क्या है। देखो फायर और आइस ऐसा तो है नहीं कि वो जो एक्चुअल फायर और आइस है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो फायर और आइस जो है वो हमारी ना, मतलब फायर जो है वो डिज़ायर है और आइस जो है वो कोल्ड हार्टेडनेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मैंडेला। मैंडेला के अकॉर्डिंग करेज क्या थी, तो करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं थी, बट एक्चुअली करेज का मतलब होता ही नहीं है कि आप में डर ही ना हो। करेज का मतलब होता है कि आप डर पर विजय प्राप्त कर लें। ब्रेव मैन इज़ नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड बट वन हु कॉन्कर्स द फियर, जो जीत ले डर को। आगे है हाउ कैन वी से दैट नतालिया एंड लोमोव वर नॉट कंपैटिबल कपल। तो वो कंपैटिबल नहीं थे, वो अपने फिर भी उन्होंने साथ में रहने का डिसीजन लिया। तो नतालिया जो है डिड नॉट सीम टू बी इन लव विद लोमोव एट एनी पॉइंट इन द प्ले। इट सीम्स दैट शी वॉज मोर अट्रैक्टेड टू हर लैंड meadows and dogs than to Lumov. In fact, the way they kept getting into argument about trivial matters suggests that neither Lumov nor Natalia was in love with each other. तो बहस करे जा रहे थे एक दूसरे, मतलब बेसिकली दूसरी मटीरियल चीज़ों से ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता था, ना कि एक दूसरे से। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और देखो बच्चों यहाँ पे ना सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना सबके आंसर्स भी गिवन है यहाँ पर साइड में। तो इसका जो PDF है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, आप लोग जा करके ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।